नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स्ट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक सोशियोलॉजी देख रहे हैं और इसके तहत हम आज भारतीय समाज नामक पुस्तक देख रहे हैं। आज का एक नया अध्याय है सामाजिक असमानता अर्थात विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। यह वीडियो पूर्णतः प्रश्नोत्तर प्रारूप में होगी। मैं इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं जिनका विस्तृत वर्णन करूंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और प्रश्नों को समझें और उत्तर लिखने का प्रयास करें। तो आज का पहला प्रश्न है, सामाजिक विषमता क्या है? सामाजिक विषमता क्या है? यह व्यक्तियों की विषमता से कैसे अलग या भिन्न है। तो यहाँ पर हमें बताना होगा कि सामाजिक विषमता का क्या अर्थ है और यह व्यक्तियों की विषमता या व्यक्तिगत विषमता से कैसे अलग है। तो सबसे पहले इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि सामाजिक विषमता का मतलब समझाएंगे। तो सामाजिक असमानता या विषमता का तात्पर्य उस सामाजिक व्यवस्था से है जहाँ कुछ लोग संसाधनों के द्वारा विभिन्न अवसरों का लाभ उठाते हैं जबकि कुछ अन्य इससे वंचित रह जाते हैं। ठीक है, तो सामाजिक असमानता या विषमता का क्या मतलब है कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहां कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं, संसाधनों का लाभ पा रहे हैं जबकि कुछ लोग क्या रह जा रहे हैं, वंचित रह जा रहे हैं, वो उसका लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। ठीक, तो संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अवस्था के मामले में कुछ लोगों का स्तर बहुत ऊंचा है नहीं, जबकि कुछ लोग का बहुत ही निम्न स्थान है। ठीक, तो हम क्या देखते हैं, चाहे संपत्ति के मामले में देख लो, चाहे शैक्षणिक स्तर के मामले में देख लो, स्वास्थ्य के मामले में देख लो या उनकी पोजीशन अवस्था, ठीक है, के मामले में अगर देखा जाए तो कुछ लोग बहुत ही उच्च स्थिति में होते हैं, बहुत ही ऊंचे होते हैं, बहुत ही संपत्तिशाली होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, स्वास्थ्य उनका अच्छा होता है नहीं, उनकी सामाजिक अवस्था बेहतर होती है, जबकि कुछ लोगों की बहुत ही निम्न स्थिति होती है। ठीक, तो व्यक्तिगत असमानता अभी हम बताएंगे। तो व्यक्तिगत असमानता से तात्पर्य व्यक्तियों में मानसिक और शारीरिक विशेष विषमताओं में विचलन तथा विध्वंस से है। इसका मतलब क्या है? व्यक्तिगत असमानता का मतलब सीधा सा है कि यह व्यक्ति का निजी शारीरिक मानसिक है नहीं, इससे संबंधित जो असमानता है उसको हम व्यक्तिगत असमानता बोलते हैं। ठीक है, शरीर से संबंधित कोई विचलन है, विध्वंस है, हाथ पैर कटा हुआ है या कुछ भी इस तरह से, या पूरा अपंग है शरीर, या मानसिक रूप से व्यक्ति विक्षिप्त है, विचलित है, तो इसे व्यक्तिगत असमानता बोला जाएगा। जबकि सामाजिक असमानता हमने ऊपर देख ही लिया है। सामाजिक असमानता किन आधारों पर है? संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य है नहीं, सामाजिक अवस्था, इन सब के आधार पर। ठीक, तो इस आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि सामाजिक विषमता क्या है। ठीक है, एक कृत्रिम है नहीं, सामाजिक विषमता क्या है? कृत्रिम ही है, संपत्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवस्था। जबकि व्यक्तिगत असमानता जो है कहीं न कहीं ये जैविक असमानता है ना, प्रकृति प्रदत्त है, व्यक्ति जन्म से या जन्म के बाद है नहीं किसी तरह से अर्जित किया हुआ है। ठीक, तो ये अंतर है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक बहिष्कार। ठीक है, किसे कहते हैं? तो सीधा सा इसमें हमें बताना है सामाजिक बहिष्कार का अर्थ क्या है, किस रूप में है। ठीक है, वह तौर तरीके जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है। कुछ ऐसे तौर तरीके हैं समाज के अंदर, कुछ मान्यताएं हैं जिनके आधार पर क्या किया जाता है, किसी व्यक्ति या समूह को समाज के साथ जुड़ाव से रोका जाता है। ठीक है, अर्थात उसे अलग रखा जाता है। यह आकस्मिक न होकर व्यवस्थित और अनैच्छिक होता है। यह कोई अचानक सी होने वाली घटना नहीं है, बल्कि व्यवस्थित रूप से बड़े लंबे समय से, प्राचीन समय से कहीं न कहीं ये चला आ रहा है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद लंबे समय तक विषमता, जब यह विषमता लंबे समय तक बनी रहती है तो इसके कारण क्या होता है? तो लंबे समय तक विषमता के कारण निष्कासित समाज में, यानी जिस समाज के साथ यह विषमता का व्यवहार किया गया है तो निष्कासित समाज है, समाज से उसको अलग थलग कर दिया गया है, तो उसके अंदर प्रतिशोध
वह घृणा की भावना पैदा हो जाती है, बदला लेने की भावना पैदा हो जाएगी, नफरत पैदा हो जाती है, जिस कारण निष्कासित समाज अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, वे अपने आप को अलग थलग ही मानने लगते हैं। ऐसे में हम उनको देख सकते हैं जैसे दलित समुदाय है, जनजातीय समुदाय है, महिलाएं हैं और अन्य अक्षम लोग जो हैं, विकलांग लोग हैं। ठीक है, तो जब उनके साथ लंबे समय तक इस तरह की विषमता का व्यवहार किया जाता है तो उनके अंदर एक नकारात्मक भावना पैदा हो जाती है जो घृणा, प्रतिशोध जैसी भावना पैदा करती है। साथ के साथ ही वे मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास भी नहीं करते हैं। ठीक, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब अगले प्रश्न की बात की जाए तो इसमें सामाजिक स्तरीकरण क्या है। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण क्या है? ये सोशल हायरार्की, ठीक है, यानी कि समाज को क्या कर दिया गया, विभिन्न स्तरों में बांट दिया गया है। किन्हीं को उच्च स्तर, किसी को मध्यम स्तर, किसी को निम्न, किसी को अति निम्न स्तर, इस तरह से समाज का विभाजन किया गया है। उसी के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो सामाजिक स्तरीकरण क्या है ये बताना है पहले, और इसकी प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो प्रश्न के 2 पार्ट हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें बताएंगे सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ। तो वह व्यवस्था जो समाज के अत्यंत अंतर्गत पाए जाने वाले समूहों को ऊंच नीच, छोटे बड़े के आधार पर विभिन्न स्तरों में बांटती है। ठीक है, तो सामाजिक स्तरीकरण क्या है कि समाज के जो समूह हैं उनको ऊंच नीच, छोटे बड़े के आधार पर अनेक स्तरों में बांटती है। जैसे कि मैंने अभी बात की कि भाई उच्च स्तर है, निम्न स्तर है, मध्यम स्तर है, अति निम्न स्तर, इस तरह से स्तरीकरण किया गया है। जाति पात के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, छुआछूत अछूत के आधार पर, ठीक है, अस्पृश्यता के आधार पर, छोटा आदमी, बड़ा आदमी, अमीर आदमी, गरीब आदमी, इस आधार पर विभिन्न प्रकार का स्तरीकरण देखा जाता है समाज में। ठीक, अब अगर इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार्य नहीं बल्कि समाज की विशिष्टता है। यानी ये समाज के द्वारा की गई है, स्थापित की गई व्यवस्था है। सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर बना रहता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति का सामाजिक स्तर जो है अभी मध्यम का है तो आगे की पीढ़ी में भी वही मध्यम का स्तर बना रहता है, क्योंकि एक समाज के द्वारा स्थापित की ये व्यवस्था है और समाज की एक मूल विशेषता बन चुकी है। ठीक है, जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता, जो समाप्त नहीं होती, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी ये बनी रहती है। सामाजिक स्तरीकरण को विश्वास और विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है, तो इससे भी यह सामाजिक स्तरीकरण क्या हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है। तो इसका विखंडन नहीं होता है, यानी सामाजिक स्तरीकरण समाप्त नहीं हो रहा है। इसके पीछे का मूल कारण क्या है कि विश्वास और विचारधारा के द्वारा इसे समर्थन दिया गया है, और जो जिस स्तर पर है उसने स्वीकार भी कर लिया है कि हाँ भाई मेरी पोजीशन यही रहने वाली है, मेरा स्तर यही है, वो उच्च है तो मैं निम्न हूँ, या मैं उच्च हूँ अगला निम्न है, इस तरह का विश्वास बन जाता है। ठीक है, इस तरह की विचारधारा समाज में प्रचलित हो जाती है। ठीक, आगे, यह असमानता पर आधारित व्यवस्था है। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण कैसी व्यवस्था है, असमानता पर आधारित, भेदभाव करती है ना, भेदभाव कर रही है एक तरीके से, किसी को उच्च माना जा रहा है, किसी को निम्न माना जा रहा है। ठीक, तो असमानता पर आधारित व्यवस्था है। वे लोग जिन्हें अधिक सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी जिनको उच्च परिस्थिति मिलती है, हायर पोजीशन मिलती है, वही इस सामाजिक व्यवस्था का समर्थन करते हैं। यानी समर्थन तो वही करेगा जिसको ज़्यादा अधिकार मिल रहा है, ज़्यादा फायदा है, लाभ ज़्यादा हो रहा है। वैसे लोग जो इस अधिक्रम यानी इस व्यवस्था में सबसे नीचे हैं, इस स्तरीकरण में जो सबसे नीचे हैं और इसके कारण बहुत अपमानित और शोषित हुए हैं, है नहीं, और इस व्यवस्था के कारण जो अपमानित हुए हैं, है ना, उनका अपमान हो रहा है, एक भाई नीचा समझा जा रहा है, तमाम प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा है, वही इसे सबसे अधिक चुनौती देते हैं। ठीक, तो चुनौती तो वही देंगे ना जिस पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा होगा, जिसको लाभ हो रहा है वो उस तो समर्थन ही करेगा। ठीक, ये है। अब अगले प्रश्न की बात करें तो आप पूर्वाग्रह और अन्य किस्म की राय अथवा विश्वास के बीच कैसे भेद करेंगे। यानी यहाँ पर हमें पूर्वाग्रह बताना है क्या है, और यह राय या अन्य विश्वास जो होते हैं उनसे किस प्रकार अलग है। ठीक, ये बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पूर्वाग्रह का अर्थ बताएंगे। तो पूर्वाग्रह का अर्थ होता है पूर्व कल्पित निर्णय
अर्थात पूर्व में किया गया विचार। यानी कि हम किसी व्यक्ति के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में पहले से ही कल्पना कर रखा है कि यह व्यक्ति ऐसा होगा क्योंकि यह इस समाज से संबंधित है, इस जाति से संबंधित है, इस समुदाय से संबंधित है, ठीक है, या इस नस्ल से संबंधित है। तो हम पहले से ही अपने दिमाग में उसके प्रति एक धारणा बैठा लेते हैं। वही धारणा क्या है? पूर्वाग्रह है। ठीक, तो पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों के द्वारा दूसरे समूह के सदस्यों के बारे में पूर्व कल्पित विचार है। पहले से ही हमने कल्पना कर ली है। पूर्व कल्पित का मतलब है पहले से ही हमने कल्पना कर ली है कि यह व्यक्ति ऐसा ही होगा क्योंकि यह इस समुदाय का है, यह इस नस्ल का है। ठीक, पूर्वाग्रह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। यह बात जो है सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। हम उसके बारे में अच्छा भी कह सकते हैं कि भाई यह व्यक्ति इस समुदाय से है या इस नस्ल से है तो यह अच्छा होगा या गलत होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है पूर्वाग्रह, लेकिन ज़्यादा करके यह नकारात्मक रूप में ही प्रचलित है। तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त व्यक्ति किसी व्यक्ति में विचार प्रत्यक्ष साक्ष्य के बजाय सुनी सुनाई बातों पर आधारित होते हैं। ठीक, तो वह सुनी सुनाई बातों पर ही विश्वास कर लेता है कि ऐसा है नहीं, तो यह व्यक्ति ऐसा होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, कोई तथ्य के आधार पर नहीं कहते हैं, कोई तर्क के आधार पर नहीं कहते, बल्कि सुनी सुनाई बातों पर हम किसी व्यक्ति के बारे में धारणा बना लेते हैं। ठीक, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति है वो ऐसा मान लेता है। इस शब्द का प्रयोग सामान्यतः नकारात्मक अर्थ में ही किया जाता है। दूसरी तरफ इस संबंध में किसी भी व्यक्ति का किसी के लिए जो अवधारणा बनती है वो जानकारी तथा तथ्यों पर आधारित नहीं होती। अभी हमने बात की कि जो बात हम किसी के बारे में पूर्वाग्रह से संबंधित जो अवधारणा बना लिए हैं, पूर्वाग्रह से संबंधित जो अवधारणा बना लिए हैं, वह किसी तथ्य या जानकारी पर आधारित नहीं होता, बल्कि सुनी सुनाई बातों पर होता है या पूर्व कल्पित होता है। अपने आप से हम कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यह व्यक्ति ऐसा ही होगा। उसके पीछे कोई जानकारी नहीं होती, कोई तर्क नहीं होता, कोई तथ्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये है पूर्वाग्रह। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न, अस्पृश्यता क्या है, अनटचेबिलिटी क्या है, तो इसको हमें बताना है। तो अस्पृश्यता एक सामाजिक कृत्य है जिसके अंतर्गत निचली जातियों, ठीक है, तो ये पहली बात क्या है, सामाजिक कृत्य है, समाज से जुड़ा हुआ कार्य है। ठीक, जो क्या करता है, निचली जातियों के लोगों को कर्मकांड की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है कि वे अशुद्ध हैं। ऐसा भी माना जाता है कि उसके स्पर्श करने से भी अन्य लोग अशुद्ध हो जाएंगे। ठीक, तो यानी जिस व्यक्ति को अस्पृश्य माना गया है, ऐसा माना जाता है कि अगर उसको किसी ने स्पर्श कर लिया तो वह व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो ये एक सामाजिक कृत्य है जो कर्मकांड के आधार पर आधारित है। जाति व्यवस्था के इस अधिक्रम में, ठीक है, निचली जातियां सबसे नीचे होती हैं। इस तरह की निचली जातियां ज़्यादातर सामाजिक संस्थाओं से बहिष्कृत कर दी जाती हैं। जो निचली जातियां हैं ज़्यादा करके उन्हीं को अस्पृश्य माना गया है और उन्हें जितनी भी सामाजिक संस्थाएं होती हैं उनसे उनको अलग थलग कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, बहिष्कृत कर दिया जाता है। सामाजिक शुद्धता की दृष्टि से अयोग्य माने जाने वाली जातियों के प्रति कठोर सामाजिक पारंपरिक रीति रिवाजों के लिए वर्जनीय नियम लागू किए जाते हैं। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि जिन्हें अशुद्ध मान लिया गया, जिन्हें अछूत मान लिया गया, उन्हें तमाम तरह की सामाजिक एवं पारंपरिक रीति रिवाजों के लिए वर्जनीय नियम लागू कर दिए। भाई वो उन सामाजिक पारंपरिक रीति रिवाजों को नहीं अपना सकते हैं। जैसे कि प्राचीन काल में देखा जाए, जिन्हें अछूत माना जाता था उन्हें मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, जैसे कि तालाब हैं, कुएं हैं, इन सब का इस्तेमाल करने का भी अधिकार नहीं दिया जाता था। तो जाति की अधिक्रमित व्यवस्था में उन्हें बाहर का व्यक्ति समझा जाता था। क्या समझा जाता था कि बाहर के व्यक्ति हैं, नीच हैं, अशुद्ध हैं। ठीक है, इसी आधार पर सामाजिक कृत्य जो है ये किया जाता था, यानी समाज में अस्पृश्यता को व्यवहारित किया जाता था। ठीक है, तो ये है अपना अस्पृश्यता क्या है, तो इस आधार पर हम इसका उत्तर लिख सकते हैं।
इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।